हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सीएलसी। आज हम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट करेंगे। एक बार हम इस एक्ट को रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये एक्ट आरजेएस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट का पूरा नाम राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 है। ये 1 अप्रैल 2003 को इन्फोर्स हुआ था। इस एक्ट में 7 चैप्टर्स, 32 सेक्शंस और 3 शेड्यूल हैं। इस चैप्टर में इसकी जो डेफिनेशंस है उसमें से 4 डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने इससे पिछले वीडियो में की थी। सुख सुविधाएं, भूस्वामी, किराएदार और परिसर की। ये डेफिनेशंस काफी अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि इनमें से क्वेश्चन हमें एग्जाम पेपर में जरूर मिल जाता है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह से आती है, मतलब कि इनमें क्या शामिल है और क्या शामिल नहीं है। इस तरीके से हमें इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से करना होगा। इसके अलावा इस एक्ट के कुछ सेक्शंस है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एक्ट चूंकि राजस्थान से रिलेटेड एक्ट है और ये अकेला ऐसा एक्ट है जो राजस्थान में लागू है, इसलिए ये आरजेएस के हिसाब से यानी राजस्थान सिविल सर्विसेज के हिसाब से बहुत अच्छा एक्ट है। और इसमें से हमें 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, नहीं तो 3 तो जरूरी ही आते हैं और मुख्य परीक्षा में भी हमें 1 क्वेश्चन मिल जाता है। इसलिए इस एक्ट को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना होगा। और मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से इसे समझाया और जो इम्पोर्टेंट चीजें है वही करवाई है, तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखिए। आइए हम इसको एक बार फिर से और रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेक्शन 3 किया। सेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि उसमें वो परिसर और किराएदारी बताई गई है जिन पर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 लागू नहीं होते। क्या है चैप्टर 2? चैप्टर 2 है किराए का पुनरीक्षण। क्या होता है किराए का पुनरीक्षण? देखिए, किराए का पुनरीक्षण होता है, राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट जब लागू हुआ था तो उसमें नियम बनाया था कि 5% किराया हर साल बढ़ाया जाएगा, यानी भूस्वामी जो किराएदार से किराया देता है उसमें वो 5% किराया हर बार बढ़ाकर लगाता है और ऐसा वो लगातार 10 वर्ष तक करता है। 10 वर्ष के पश्चात वो किराया नए किराए मूल किराए में समायोजित हो जाता है और फिर उस समायोजित किराए को फिर से 5% बढ़ाकर ऐसे अगले 10 वर्ष तक करता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जब ये रेंट कंट्रोल एक्ट लागू हुआ था तो उसमें इस नियम को संशोधन किए गए थे। उस क्षेत्र में जहां पर 7,000 से अधिक किराया हो वहां पर ये नियम लागू नहीं होगा। इस प्रकार इस सेक्शन के अंदर कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जहां पर ये नियम लागू नहीं होते, तो इस सेक्शन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। अब आते हैं हम रेंट कंट्रोल एक्ट की प्रोसेस पर। प्रक्रिया चैप्टर 4 में दी गई है। ये प्रक्रिया अवैध रूप से बेदखल किए गए किराएदार को कब्जे के प्रत्यावर्तन और उसकी प्रक्रिया ये चैप्टर 4 में बताई गई है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर को करते हैं। सेक्शन 11 अवैध रूप से बेकब्जा किए गए किराएदार का प्रत्यावर्तन। सेक्शन 9 में किराएदार की बेदखली के आधार दिए गए हैं। भूस्वामी किन आधारों पर किराएदार को उस परिसर से बेदखल कर सकता है? तो जब किराएदार को अगर अवैध रूप से बेकब्जा कर दिया जाता है तो अब किराएदार के पास क्या उपचार उपलब्ध है और वो कैसे उस परिसर को दोबारा उस पर कब्जा कर सकता है? तो ये जो प्रत्यावर्तन का है ये सेक्शन 11 में दिया गया है कि किराएदार किराया अधिग्रहण के समक्ष 30 दिन के भीतर अर्जी दाखिल करेगा और उसमें यह लिखेगा कि उसे अवैध रूप से उस परिसर से बेदखल किया गया है। और इसकी जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो सेक्शन 12 में दी गई है। किराया अधिकरण क्या है? राज्य सरकार पूरे राज्य में अधिसूचना के द्वारा अधिकरणों की स्थापना करेगी जिन्हें किराया अधिकरण कहा जाएगा। राज्य सरकार तो किराया अधिकरण की स्थापना करेगी और उच्च न्यायालय उनमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और ये पीठासीन अधिकारी वरिष्ठ न्यायाधीश से अनिम्न उस रैंक से नहीं होंगे। तो उच्च न्यायालय तो उसमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति करेगा और राज्य सरकार किराया अधिकरणों की स्थापना करेगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि किराया अधिकरणों की स्थापना कौन करता है और उनमें पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, तो हमें इसे अच्छे से करना होगा। अब आते हैं हम कब्जे की पुनः प्राप्ति, जो सेक्शन 12 में दी गई है कि कब्जा किस प्रकार पुनः प्राप्त किया जाता है। कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया जो सेक्शन 12 में दी गई है। सेक्शन 11 में हमने पढ़ा था कि किराएदार को अवैध रूप से बेकब्जाकृत कर दिया जाता है, तब वो क्या करेगा? किराएदार किराया अधिग्रहण के समक्ष अर्जी दायर करेगा। उस अर्जी के साथ शपथ पत्र भी संलग्न होगा और किराया अधिकरण उस पर सुनवाई करेगा और भूस्वामी को एक नोटिस जारी करेगा और ये नोटिस 21 दिन के पश्चात ना हो ऐसी तारीख उस पर डली होगी तो नोटिस तामील के लिए जाएगा और इस नोटिस की तामील वैसी होगी जैसे समन की तामील होती है।
सिविल न्यायालय सम्मन यानी आदेशिका की जब तामील करवाता है और जिस रीति से वो तामील होती है वैसे ही इस नोटिस की तामील करवाई जाएगी। इस नोटिस पर 21 दिन के पश्चात न हो ऐसी तारीख वो निश्चित करेगा, तब भूस्वामी को उस नोटिस शामिल होने पर उसका जवाबदारा देना होगा। ऐसा जवाबदारा उसे 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा। जो नोटिस तामील हुई है उस पर, उस नोटिस तामील से 10 दिन की अवधि के भीतर उसे भूस्वामी को जवाब दावा देना होगा और अपने इस जवाब दावे के साथ उसे शपथ पत्र भी संलग्न करना होगा। भूस्वामी जब अपना प्रत्युत्तर देगा तो ऐसा जवाब दावा तामील से 7 दिन के भीतर दिया जाएगा। अब उस पर सुनवाई करेगा किरायाधिकरण। तो ये किरायाधिकरण सुनवाई करेगा, ये प्रत्युत्तर फाइल करे जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर होगी। यानी ऐसी किरायाधिकरण द्वारा सुनवाई नोटिस तामील होने पर जवाब भूस्वामी द्वारा जब जवाब दावा दे दिया जाता है तो ऐसा प्रत्युत्तर जब फाइल हो जाता है उसकी तारीख से 15 दिन के भीतर इस किरायाधिकरण द्वारा सुनवाई की जाएगी। अब अर्जी का निपटारा कितने दिन में होगा? अर्जी का निपटारा भूस्वामी पर जब नोटिस शामिल हो जाता है उस नोटिस शामिल की से 90 दिन की कालावधि के भीतर इस अर्जी का निपटारा कर दिया जाएगा। अब तब किरायाधिकरण ये देखेगा कि किराएदार को वास्तव में अवैध रूप से बेकब्जाकृत किया गया है, तब वो उसे परिसर द्वारा कब्जा दिलवाएगा। और अगर उसे ऐसा लगता है कि किराएदार को अवैध रूप से बेदखल नहीं किया गया है, तब भूस्वामी को वो परिसर रखे रहने देगा। किराएदार द्वारा जो अर्जी दाखिल की गई उसको खारिज कर देगा। तो ये थी कब्जे की पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया जो सेक्शन 12 में दी गई थी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा किराएदार की बेदखली की प्रक्रिया। इसके आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे किराएदार के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और बेदखली की प्रक्रिया जो सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में दी गई है। उसकी प्रोसेस भी थोड़ी अच्छे से पढ़नी होगी हमें, इसलिए हम उसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।